नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी एपीएस के टॉप 50 सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले वीडियो ना देखे हों वो लोग पहले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, एपीएस सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? सऊदी अरब, कतर, यूएई या ईरान? वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जो है भारत में सबसे अधिक जो निवेश किया है वो आपका सिंगापुर ने किया है। दूसरे स्थान पर आपका मॉरिशस है। तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका है और चौथे स्थान पर आपका यूएई है। तो यहाँ पर चौथा पूछा जा रहा है तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सबसे अधिक निवेश किया सिंगापुर, दूसरे स्थान पर मॉरिशस, तीसरे स्थान पर अमेरिका और चौथे स्थान पर यूएई है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोटों में जो है सही उत्तर चुनें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये भारत में वर्ष 1972 में जो है पारित हुआ था। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित हुआ था। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपका 1973 में भारत में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये आपका 1992 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आएगा, फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 आएगा, फिर आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 आएगा और लास्ट में आपका जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? एसडीजी 6, एसडीजी 7, एसडीजी 8 या एसडीजी 9? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए एसडीजी 6 के अंतर्गत जो है पानी की उपलब्धता, सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके प्रबंधन के बारे में जो है वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 में जो है 17 सतत विकास लक्ष्य स्थापित किया गया था और उसमें जो है एसडीजी 6 के अंतर्गत बताया गया है कि सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन के बारे में बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? अभी हाल ही में बाघ गणना की गई है, इसके अनुसार सबसे जो बाघ पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और यहाँ पर टोटल 785 बाघ पाए जाते हैं। दूसरा स्थान आपका कर्नाटक का है और कर्नाटक में जो बाघों की संख्या आपकी 563 है। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में टोटल जो है 205 बाघ पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है सबसे अधिक बाघ आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जनवरी 2000 यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का 8वें संस्करण का आयोजन भोपाल में किया गया। इसका पहला संस्करण वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है।
8वां संस्करण जो आयोजित किया गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, यह जनवरी 2023 में 21 से लेकर 24 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया है भोपाल में। और इसका दूसरा संस्करण भी सही है, इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है आपका। इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 2015 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार जो है इसके जो ऑप्शन सी है आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? अरुणा आसफ अली जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भाग ली थी। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग जानते हैं वर्ष 1942 में चलाया गया था। और अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली, अजमेर, जयपुर या पटना? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह अजमेर में स्थित है और इसे जो है मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐबक ने बनवाया था और यह आपके अजमेर में स्थित है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ परमाणु विद्युत संयंत्र हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं। काकरा पार, कैगा, रावत भाटा और नरौरा। राज्य आपके कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं काकरा पार ये आपके गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा आपके राजस्थान में और नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काकरा पार ये आपके गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में और नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? शांता कुमार, सी रंगराजन, YV रेड्डी या NK सिंह? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी NK सिंह जो है यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और वित्त आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। और इसका जो गठन किया गया था वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया जाता है वित्त आयोग का। और वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट ये आपके राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति को जो है सौंपते हैं। और पहला वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1991 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। अर्थात पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके KC नियोगी जी बनाए गए थे। KC नियोगी जो है यह पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके NK सिंह हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो वर्णन आपके आर्टिकल 280 में है। और यह जो अपनी रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। पहले जो वित्त आयोग बनाया गया था वह वर्ष 1951 बनाया गया था। इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है। और KC नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम या कैल्शियम? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कॉपर की कमी जो है नींबू में डाईबैक रोग होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पौधों को पैरेंकाइमा ऊतक सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। NIRF का पूर्ण रूप क्या है? जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थान देने की एक पद्धति है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। NIRF का जो पूर्ण रूप होता है वह नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका पूर्ण रूप है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। NIRF का जो पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका पूर्ण रूप है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ही सुमिलित नहीं है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह,
वर्णी लवक कोशिका का रसोई घर? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1 और 2? आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यह बात सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यह भी बात सही है। यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट वह सही नहीं है। वर्णी लवक जो है ये कोशिका का रसोई घर नहीं होता है, बल्कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, तो यह सही सुमेलित नहीं है। तो केवल इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इनमें से किस पशु का जो है 3 कक्षीय हृदय होता है? स्क्वालिडियोन, सालामेंडर, कबूतर या मानव? तो इसका जो सही आंसर है, सालामेंडर का जो हृदय होता है वह 3 कक्षीय होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मानव हृदय जो है वह 4 कक्षीय होता है और इसमें दो आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। कबूतर में भी 4 कक्षीय होता है हृदय आपका। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो ग्लोबल वार्मिंग में जो सर्वाधिक मात्रा में योगदान देती है वो आपकी CO2 होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड में कुल कितने अंक हैं? 10, 12, 14 या 15? उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को जो है एक उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड जारी किया गया है और इसमें टोटल 12 अंक हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर, रूस, UAE या इनमें से कोई नहीं? फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन किया जाएगा वह आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यह 3 देशों के संयुक्त इसकी जो है मेज़बानी करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। फीफा विश्व कप 2026 जो आयोजन है वह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जो है ये संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? यहाँ पर 4 जिले दिए गए हैं, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले शामिल हैं। इनमें आपका मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। तो टोटल जो है उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं NCR में। तो इनमें आपका बुलंदशहर भी है, हापुड़ भी है, बागपत भी है, शामली भी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। NCR का टोटल जो क्षेत्रफल का भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। NCR का जो टोटल कुल क्षेत्रफल है वह 55,083 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। BPRD का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। BPRD जो फुल फॉर्म होगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 10 प्रश्न आपके पूर्ण रूप से आएगा। लेजर का पूर्ण रूप क्या होगा? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। लेजर का जो पूर्ण रूप होगा, फुल फॉर्म होगा, वह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड मिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? न्यूयॉर्क अमेरिका, बीजिंग चीन, हिरोशिमा जापान या लंदन इंग्लैंड? G7 शिखर सम्मेलन जो मेजबानी अभी हाल ही में हुई है वह हिरोशिमा जापान के द्वारा की गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है।
G7 में टोटल 7 देश हैं। इनमें आपका कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, फिर आपका जापान है, फिर आपका यूके है और यूएस है। टोटल 7 सदस्य देश हैं आपके G7 में। और इसका हाल ही में जो आयोजन किया गया है शिखर सम्मेलन की, वो आपका हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? जॉन मिल्टन, एडम स्मिथ, एडोल्फ हिटलर या एम फोस्टर? वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है यह एडम स्मिथ ने लिखी है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला जो वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। और कारण आपका आर है, गंगा भारत में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वह, जो कथन वह भी सही है और कारण है वह भी सही है, परंतु यह एक दूसरे की जो है स्पष्टीकरण नहीं करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। जो भारत का मध्य भाग है, ये यहाँ पर गंगा नदी बहती है और यहाँ पर सर्वाधिक सघन जनसंख्या निवास करती है। और गंगा का जो उपयोग होता है वह सभी नदियों में सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है, दोनों स्टेटमेंट, दोनों एक कथन और एक कारण दोनों आपका सही है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? मेरठ, गाजियाबाद, फतेहगढ़ या बिजनौर? तो रामगंगा जो नदी प्रवेश करती है सबसे प्रथम आपका ये बिजनौर में प्रवेश करती है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर 3 दर्रे दिए गए हैं, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। जोजिला, बारालाचा, लिपुलेख। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जोजिला जो है ये आपके लद्दाख में है। बारालाचा जो दर्रा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है और लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है। तो मैप में आप लोग जानते हैं सबसे ऊपर जो आपका लद्दाख है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश है और फिर आपका उत्तराखंड है। तो इसी के सीक्वेंस में जो है 1 2 3 हो जाएगा आपका जो दर्रा है। जोजिला सबसे ऊपर, फिर इसके बाद आपका बारालाचा, फिर आपका लिपुलेख होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश, मुंबई, उत्तर प्रदेश या सौराष्ट्र? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का जो फाइनल हुआ है वह मुंबई और हिमाचल प्रदेश के मध्य आयोजित किया गया था और जिसमें जो है मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर जो है विजयी रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जो है वो मुंबई ने जीता है। यहाँ पर आपको बताना कौन सही सुमिलित नहीं है, ये आपके फुल फॉर्म संबंधित प्रश्न है। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICR इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ICR का जो पूर्ण रूप होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका पूर्ण रूप होगा। तो यहाँ पर इंडियन होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका पूर्ण रूप होगा। बाकी एडीबी फुल फॉर्म होता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। FSSAI का जो पूर्ण रूप होता है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। सिडबी की जो पूर्ण रूप होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होता है, इसका पूर्ण रूप होता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल था आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको बताना कौन सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। द विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम जयप्रकाश नारायण।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह जेपी नारायण ने नहीं लिखी है, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बाकी सभी सुमिलित हैं। द विंग्स ऑफ फायर ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है यह राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। सल्तनत काल में जो है किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश? तो सबसे अधिक जो शासन किया है सल्तनत काल में वह तुगलक वंश के शासकों ने किया है और इन्होंने टोटल जो है लगभग 94 वर्ष का शासन किया है। अब यही प्रश्न सबसे अधिक पूछा गया है तो सबसे कम भी प्रश्न पूछ सकता है, और सबसे कम जो है वो आपके खिलजी वंश के शासकों ने किया है और खिलजी वंश के शासकों ने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सल्तनत काल में टोटल 5 राजवंश आए हैं। इनमें आपका गुलाम वंश है, खिलजी है, तुगलक है, लोदी है और एक आपका सैयद वंश है। टोटल 5 राजवंश आए हैं सल्तनत काल में। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश में। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इसे जो है 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के मध्य 2023 के मध्य जो है इसे मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। और इसमें जो है सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र ने जीते थे। टोटल 161 पदक के साथ यह पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर आपका हरियाणा रहा है जिसमें टोटल 96 पदक जीता है। 128 पदक जीता है। 128 पदक जीता है हरियाणा ने। और तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश रहा है जो आयोजक रहा है और इसने टोटल 96 पदक जीता है। तो 161 पदक के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, 128 पदक के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश आपका 96 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। अभी आईपीएल का सीजन खत्म हुआ है। आईपीएल 2023 में जो है पर्पल कैप किसे मिला है? रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी या मोइन खान? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्पल कैप जो है जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दी जाती है। और सबसे अधिक आईपीएल जो 2023 का समाप्त हुआ है उसमें मोहम्मद शमी ने सबसे अधिक विकेट लिया है और टोटल इन्होंने 28 विकेट लिया है। और इसीलिए जो है मोहम्मद शमी को पर्पल कैप दिया गया है। एक तो गेंदबाज हो गए, दूसरे आपके बैट्समैन होते हैं। बैट्समैन को ऑरेंज कैप दी जाती है, ऑरेंज कैप। और ऑरेंज कैप दी गई है शुभमन गिल को जिन्होंने टोटल 890 रन बनाए हैं। शुभमन गिल। आईपीएल का यह जो है 16वां संस्करण था और पहला जो आईपीएल हुआ आपका 2008 में हुआ था। टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था और इसमें जो विजेता टीम रही है आईपीएल 2023 में वो आपका सीएसके रही है जिसके कप्तान धोनी जी रहे हैं। और इनके विपक्ष में जो फाइनल खेला गया था वह आपके हार्दिक पांड्या कप्तान रहे हैं गुजरात टाइटंस के। तो विजेता टीम आपकी सीएसके रही है और उप विजेता आपकी गुजरात टाइटंस रही है। टोटल 10 टीमों ने भाग लिया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और आईपीएल 2023 का जो प्रायोजक रहा वो आपका टाटा रहा। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन सा ही सुमिलित नहीं है? सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अल्बरूनी किताबुल हिंद, वीडी सावरकर द इंडियन स्ट्रगल। प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है ये सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। किताबुल हिंद की रचना अल्बरूनी ने की है। और द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है यह वीडी सावरकर ने नहीं लिखी है बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। बेलम गुफाएं आंध्र प्रदेश, खंडगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश, वरा गुफाएं तमिलनाडु, मौमलू गुफाएं मेघालय।
बेलम गुफाएं आपके आंध्र प्रदेश में हैं, वरा गुफाएं तमिलनाडु में हैं, मोमलू गुफाएं आपके मेघालय में हैं, खंडगिरी गुफाएं आपके मध्य प्रदेश में नहीं हैं, बल्कि यह जो है यह आपके ओडिशा में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। जुलाई 1946 में सृजित की गई कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, हुमायूं कबीर या केटी शाह? संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और इसमें जो है अरोड़ा आसफ अली, के संथानम, के एम मुंशी, हुमायूं कबीर, केटी शाह ये सभी शामिल थे। इसमें बी आर अम्बेडकर जी शामिल नहीं थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। थेरवाद निम्नलिखित में से किसका एक उप संप्रदाय है? हीनयान, महायान, दिगंबर या इनमें से कोई नहीं? तो थेरवाद जो है यह बौद्ध धर्म के हीनयान का एक उप संप्रदाय है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। काली नदी से तीस्ता नदी तक का हिस्सा कौन सा हिमालय कहलाता है? हुमायूं, पंजाब, नेपाल या असम? काली और तीस्ता नदी का जो हिस्सा है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं हम लोग। बाकी सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय है उसे हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात आता है आपका सतलज और काली। सतलज और काली नदी के बीच की जो क्षेत्र है उसे हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और अंतिम आपका आता है तीस्ता और दिहांग। तीस्ता और दिहांग हिमालय, दिहांग नदी जो है इसके मध्य क्षेत्र जो आता है उसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। नदियों के आधार पर जो है हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। एक तरफ राजधानी दी गई है, दूसरी तरफ जो है वंश दिया गया है। चोल, पांड्य, चेर, पल्लव, वंची, तंजौर, कांचीपुरम, मदुरई दी गई है। इसको आपको सही सुमिलित करना है। चोल वंश की राजधानी आपकी तंजौर रही है, पांड्य राज्य की राजधानी आपकी मदुरई रही है, चेर की ये आपकी वंची रही है और पल्लव की आपकी कांचीपुरम रही है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। चोल की राजधानी तंजौर रही है, पांड्य की मदुरई और चेर की आपकी वंची रही है और पल्लव की कांचीपुरम रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आपको बताना है त्रिपुरी यह जगह कहाँ पर है? कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर में या अहमदाबाद में? त्रिपुरी जो जगह है ये आपके जबलपुर में है और यहीं पर जो है अधिवेशन हुआ था वर्ष 1939 का, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से किस धर्म को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है? मुस्लिम, ईसाई, सिख या हिंदू? तो हिंदू जो है यह बहुसंख्यक हैं भारत में, इन्हें जो है अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है। बाकी आपका मुस्लिम, ईसाई और सिख जो है यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक में शामिल हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।